पायल तड़वी का केस आपको पता है, अरुण वाल्मीकि का केस आपको पता है, तो पूछना तो पड़ेगा कि जब अरुण वाल्मीकि को मारा गया तो मायावती अपने महल में बैठकर क्या कर रही थी? बगल में आगरा क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? क्यों नहीं माना जाएगा कि आपने संविधान के साथ, बाबा साहब के सपनों के साथ विश्वासघात किया? जो लोग सोचते थे कि वो इधर और उधर की बात करके बच जाएंगे या अपने आप को बचा ले जाएंगे, वो बर्बाद हो गए हैं इस चुनाव में। भारत की जनता ने उनको खारिज कर दिया है। जो लोग बहुजन राजनीति की बात करते थे, बहुजनों की ठेकेदारी की बात करते थे, उन तमाम बहुजन ठेकेदारों को खारिज कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हालत यह है कि बहुजनों के नाम पर बनी सबसे बड़ी, सबसे विशाल पार्टी का कोई विधायक नहीं। भारत की लोकसभा में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो हिस्सेदारी इसलिए नहीं है कि आपने बहुजनों को ठगना शुरू किया, आपने बहुजनों को कमजोर करना शुरू किया, आपने बहुजनों की सौदागरी शुरू की, आपने बहुजनों को बेचना शुरू किया। ये बात आप में से कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी और बार बार कहनी पड़ेगी। जिनके हाथों में आप पूरी मासूमियत के साथ अपना पूरा मुस्तकबिल सौंप देते हो, आप अपनी पूरी जिंदगी सौंप देते हो, वो करते क्या है? वो किसी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बने हुए नहीं थे। वो किसी को सत्ता में पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहे थे और कर रही थी। वो देश के संविधान के गद्दार हैं और वो उनको संविधान से गद्दारी की सजा दी है भारत की जनता ने। यह संदेश है कि जब भी भारत के संविधान से कोई गद्दारी करेगा, जब भी कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच, उनके विचारों से गद्दारी करेगा, तो उनकी इस लोकतंत्र में हैसियत क्या होगी, उनकी इस लोकतंत्र में स्थिति क्या होगी? कि जो व्यवस्था बनी हुई है मनुस्मृति के हिसाब से, वो बिगड़नी नहीं चाहिए। इसलिए आप चाहते हो कि आने वाले सदियों तक सिर्फ जूठे बर्तन धोने वाला जूठे बर्तन धोता रहे, फटे कपड़े सिलने वाला कपड़े सिलता रहे, मालिश और बेगार करने वाला मालिश और बेगार करता रहे, दरबानी करने वाला दरबानी करता रहे, ड्राइवरी करने वाला ड्राइवरी करता रहे। और इसलिए आप कहते हो कि अगर यह व्यवस्था टूट जाएगी तो भारत देश चरमरा जाएगा। यह आपकी ताकत है, यह आपकी स्थिति है जो हमको संविधान से मिली है, कि हमने मजबूर कर दिया है संविधान को रौंदने का इरादा रखने वालों को संविधान को माथे से लगाने पर। एक बड़े नाजुक दौर में यह बैठक बुलाई है आप लोगों ने, और नाजुक दौर में इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में, लखनऊ में, कई जगहों पर जब हम कार्यक्रम करने जाते हैं, बुलाया जाता है, तो पॉलिटिकल लोगों तक की हिम्मत नहीं होती है कि वो कहें कि आप जैसे बोलना चाहते हैं वैसे बोलिए। ऐसे में कैनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने ये हिमाकत की है और हमारे सामने कोई कर्टन रेजर नहीं रखा कि आपको इसी दायरे में बात करनी है। तो ये अपने आप में बहुत बहादुरी का काम है। वो इतनी बहादुरी का काम है कि हम उसकी दिल्ली में बैठकर कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप सब लोगों को, कैनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन, वीरेंद्र जी, आपकी पूरी समिति, सबको बहुत बहुत बधाई। अब हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, लेकिन एक बात जो मुझे खली, वो जिसकी बात नीरज ने भी की, कि वाकई महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में आपको सचेत तरीके से थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि मैं आपके स्वागत समिति भी देख रहा था, 11 लोगों की समिति है, उसमें सिर्फ एक महिला है। तो हम लोगों को इसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बात जब रिप्रेजेंटेशन की आएगी तो सबसे पहले मेल फीमेल रिप्रेजेंटेशन की आएगी, उसके बाद कास्ट, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद बाकी सारी चीजें आएंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत क्या है,
और उसकी जरूरत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनी याद में जितने भी चुनाव देखे हैं, और आपने भी जितने चुनाव देखे होंगे या जितने चुनावों के बारे में पढ़ा होगा, पहली दफा हमने रैलियों में कॉन्स्टिट्यूशन को लहराते देखा नेताओं को। पहली दफा ये हुआ है, और इसका असर ये हुआ है कि एक महामानव को, जिस पर आरोप है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को नेस्तनाबूद करने की, उसने दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में जब मीटिंग की तो दुनिया भर के अखबारों में फोटो छपी संविधान के सामने सिर झुकाते हुए। ये उस आदमी का शौक नहीं था, आपने इसके लिए उस आदमी को मजबूर किया है। ये संदेश है कि इस मुल्क में संविधान को आंख दिखाने वालों की हैसियत क्या होगी। और संविधान वो लकीर है जहां कोई समझौता नहीं हो सकता। और जब मैं समझौते की बात कर रहा हूं तो मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जब बात संविधान की जो सबसे प्यारी लाइन है, पूरा संविधान किस बात के लिए लिखा गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों एक लिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इसकी जो आखिरी लाइन है वो है व्यक्ति की गरिमा। सिर्फ व्यक्ति की गरिमा को बचाने के लिए इतना बड़ा संविधान लिखा गया। संविधान के हर अक्षर में व्यक्ति की गरिमा है। तो क्या हुआ कि आज व्यक्ति की गरिमा सवालों के दायरे में आ गई। क्यों इस देश के हर नागरिक को लगने लगा कि व्यक्ति की गरिमा खतरे में है। और क्यों जो लोग बीच बचाव की राजनीति करते थे, जो लोग सोचते थे कि वो इधर और उधर की बात करके बच जाएंगे या अपने आप को बचा ले जाएंगे, वो बर्बाद हो गए हैं इस चुनाव में। भारत की जनता ने उनको खारिज कर दिया है। जो लोग बहुजन राजनीति की बात करते थे, बहुजनों की ठेकेदारी की बात करते थे, उन तमाम बहुजन ठेकेदारों को खारिज कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हालत यह है कि बहुजनों के नाम पर बनी सबसे बड़ी, सबसे विशाल पार्टी का कोई विधायक नहीं। भारत की लोकसभा में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और वह हिस्सेदारी क्यों नहीं है? वह हिस्सेदारी इसलिए नहीं है कि आपने बहुजनों को ठगना शुरू किया, आपने बहुजनों को कमजोर करना शुरू किया, आपने बहुजनों की सौदागरी शुरू की, आपने बहुजनों को बेचना शुरू किया। यह बात आप में से कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन यह बात कहनी पड़ेगी और बार बार कहनी पड़ेगी। जिनके हाथों में आप पूरी मासूमियत के साथ अपना पूरा मुस्तकबिल सौंप देते थे, आप अपनी पूरी जिंदगी सौंप देते हो, वो करते क्या है? वो किसी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बने हुए नहीं थे। वो किसी को सत्ता में पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहे थे और कर रही थी। वो देश के संविधान के गद्दार हैं और वो उनको संविधान से गद्दारी की सजा दी है भारत की जनता ने। यह संदेश है कि जब भी भारत के संविधान से कोई गद्दारी करेगा, जब भी कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच, उनके विचारों से गद्दारी करेगा, तो उनकी इस लोकतंत्र में हैसियत क्या होगी, उनकी इस लोकतंत्र में स्थिति क्या होगी। यह बात समझे जाने की जरूरत है, यह बात कहे जाने की जरूरत है। क्योंकि बीच बचाव की राजनीति हुई है। मैं मीडिया पर भी आऊंगा, क्योंकि मीडिया पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और होनी चाहिए। यह भी हिस्सेदारी की बात हुई है कि मीडिया में हिस्सेदारी नहीं है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं संविधान पर कुछ और बात करना चाहता हूं। आज अब यह कार्यक्रम क्यों कर पा रहे हैं? हम लोगों को इतनी महंगी महंगी टिकटें देकर आप क्यों बुलवा पाए? क्यों आप एक साथ इकट्ठे हो पाए? क्यों आज आप संविधान को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं? क्यों इतना बड़ा जमावड़ा लगा है? इसलिए लगा है कि इस देश में रिजर्वेशन नाम की एक चीज है, और वो रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इस देश में सार्वजनिक उपक्रम है। और वो सार्वजनिक उपक्रम इसलिए है क्योंकि इस देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने की बात हुई। क्योंकि इस देश के संविधान बनाने वालों को लगा
कि जब तक सार्वजनिक उपक्रम नहीं खड़े करेंगे आप रिजर्वेशन नहीं दे पाओगे, और जब तक रिजर्वेशन नहीं दे पाओगे तब तक आप आदमी और आदमी को बराबर नहीं कर पाओगे। और इसलिए इस देश में हर एक इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट करने की बात हो रही है। यह प्राइवेटाइजेशन कोई देश के विकास के लिए नहीं है बाबू। यह प्राइवेटाइजेशन कोई इस बात के लिए नहीं है कि हेल्थ, एजुकेशन ये सब बेहतर हो जाएंगे। ये प्राइवेटाइजेशन इस बात के लिए है कि आप चोर दरवाजे से रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हो। और ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए है कि आप आदमी और आदमी की बराबरी के खिलाफ हो, आप आदमी और औरत की बराबरी के खिलाफ हो, आप खिलाफ हो मानव गरिमा, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत के। और इसलिए यह बात करनी जरूरी है कि क्यों हर संस्थान को आप प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहते हैं। आप जरा नजर उठाकर देखिए, आपने क्या कहा? आपने कहा जेएनयू में देशद्रोही पलते हैं, गद्दार पलते हैं। टाइम्स की जो दुनिया के टॉप मोस्ट एजुकेशन की स्थिति है उसमें सोशल साइंस पढ़ाने वाली इकलौती यूनिवर्सिटी भारत की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट में जो दूसरी सबसे बड़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, शानदार, वह है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। जो चौथी सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भारत सरकार के अपने डेटा में आप कहते हो कि जेएनयू में गद्दार पलते हैं, जामिया में देशद्रोही पलते हैं, अलीगढ़ में मदरसे वाले पढ़ते हैं। आप ऐसा इसलिए कहते हो क्योंकि आप जानते हो कि जो लोग इन संस्थानों में पढ़ते हैं वो किन तबकों से आते हैं, किन परिस्थितियों में आते हैं। छोटे छोटे सपने लेकर लंबी यात्रा करने के इरादे से आते हैं। आपको दिक्कत इस देश को तोड़ने वालों से नहीं है, वो तो आप खुद ही कर रहे हो। आपको दिक्कत है कि जब इस देश का गरीब, जब इस देश का दलित, जब इस देश का पढ़ा लिखा पसमानदा, जब इस देश का आदिवासी आपके साथ आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी का हक मांगने लगेगा तो आपका क्या होगा। इसलिए आप चाहते हो कि जो व्यवस्था बनी हुई है मनुस्मृति के हिसाब से वो बिगड़नी नहीं चाहिए। इसलिए आप चाहते हो कि आने वाले सदियों तक सिर्फ जूठे बर्तन धोने वाला जूठे बर्तन धोता रहे, फटे कपड़े सिलने वाला कपड़े सिलता रहे, मालिश और बेगार करने वाला मालिश और बेगार करता रहे, दरबानी करने वाला दरबानी करता रहे, ड्राइवरी करने वाला ड्राइवरी करता रहे। और इसलिए आप कहते हो कि अगर यह व्यवस्था टूट जाएगी तो भारत देश चरमरा जाएगा। वो लोग आज भारत के संविधान को सिर से लगाते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने, जब बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार देने की बात की, जब हिंदू कोड बिल आया तो इसी पार्लियामेंट के बाहर करपात्री स्वामी के नेतृत्व में आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था और कहा था कि अरे बाप रे बाप, महिलाओं को बराबरी का अधिकार, समाज का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। महिलाओं को बराबरी का वेतन, महिलाओं को गर्भ के लिए छुट्टी, महिलाओं के लिए पीरियड के लिए छुट्टी, ये सब नहीं चलने वाला है, ये सब देश बर्बाद कर देंगे। उसी सोच के वाहक, ये आपकी ताकत है, ये आपकी स्थिति है जो हमको संविधान से मिली है कि हमने मजबूर कर दिया है संविधान को रौंदने का इरादा रखने वालों को संविधान को माथे से लगाने पर। आपको लगाना पड़ेगा माथे से, और इसलिए लगाना पड़ेगा कि आपको पता है कि इस देश के ज्यादातर लोग आपके हिसाब से चलने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि इस देश के लोग एक दूसरे को मारने काटने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ खतरा है, और वो खतरा केवल राजनीतिक नहीं है, वो खतरा सामाजिक भी है। हमको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, और दिल बड़ा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे बीच के बुद्धिजीवी गलतफहमियां फैलाते हैं। क्योंकि वो गलतफहमी नहीं फैलाएंगे तो उनका धंधा नहीं चलेगा। तो अपने धंधे को बचाएं, इसलिए जरूरी है कि वो ऊट पटांग बातें करें। वो बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि
मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात नहीं होनी चाहिए, उनको ओबीसी में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन क्या इसके बगैर आपने जो बना लिया है उससे आप संतुष्ट हैं? इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 45 केंद्रीय रिजर्वेशन तो 50% है, और अब तो ईडब्ल्यूएस ने उसका भी ब्रैकेट तोड़ दिया। तो 45% जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मुश्किल से 26% रिजर्व कैटेगरी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और यह भारत सरकार का अपना आंकड़ा है जो उसने पिछले साल संसद में रखा। मतलब 24% तो आप साफ ही हिस्सा मार के बैठे हुए। आपको लगता होगा कि इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, 24%, 25% अगर हमारी तबके के प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? तब यह हो जाएगा कि आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके बच्चे पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपके बच्चे एमफिल नहीं कर पाएंगे। जब आपको पढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे तो आप पढ़ने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए लड़ाई को बड़ा करने की जरूरत है, और लड़ाई को बड़ा करने की जरूरत इसलिए भी है कि हम जब बात करते हैं संविधान की, जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, जब हम बात करते हैं न्याय की, जब हम बात करते हैं बंधुत्व की, तो हमारा दिल छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़े दायरे में हम आखिर में उदारता की बात करते हैं। और उदार लोग जब सिकुड़े हुए दिल के साथ बात करते हैं तो अच्छे नहीं लगते। यह बात इसलिए कहनी जरूरी है कि हमारे सामने रोहित वेमुला का उदाहरण है। आपने जिस तरीके से शिकार किया और उसके बाद जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, अभी 3 महीने पहले नई सरकार के नेतृत्व में क्या कहा कि रोहित वेमुला का कोई इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं हुआ, उनका सर्टिफिकेट ही फर्जी था। लड़ाई यह थी कि आपने मजबूर किया था या नहीं रोहित को सुसाइड करने के लिए, और आप उस लड़ाई को खींच कर ले जाना चाहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पर, और कहीं से कोई आवाज नहीं उठती है। उन लोगों की भी आवाज नहीं उठती है जो बहुजन राजनीति करने का दावा करते हैं। और यह तो इतना बड़ा केस था, इसलिए आपको पता है। पायल तड़वी का केस आपको पता है, अरुण वाल्मीकि का केस आपको पता है। तो पूछना तो पड़ेगा कि जब अरुण वाल्मीकि को मारा गया तो मायावती अपने महल में बैठकर क्या कर रही थी? बगल में आगरा क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? क्यों नहीं माना जाएगा कि आपने संविधान के साथ, बाबा साहब के सपनों के साथ विश्वासघात किया? जिन लोगों की कठपुतली आप बने हुए हैं उसको समझने की जरूरत है, और ज्यादातर बात पर समझने की जरूरत है। और इसलिए भी समझने की जरूरत है कि बिना अपने अंदर झांके हुए कोई बात हो नहीं पाएगी, और उस बात को करना जरूरी है। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।